यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज चर्चा इस समय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल मुंबई हाई कोर्ट में, या मुझे लगता है कि बहुत सारे केसेस इस समय मीडिया ट्रायल पर पूरे देश में चल रहे हैं। मीडिया ट्रायल पर चर्चा भी चल रही है। हालांकि मैं इससे पहले भी एक बड़ा लेक्चर आज से 2 साल पहले रिकॉर्ड करके आपको बता चुका हूं, फिर भी हम उस पर फिर से आते हैं क्योंकि इस समय इसकी आवश्यकता है कि देश को पता हो कि मीडिया ट्रायल का परिणाम क्या निकलता है। सवाल ये है, क्या मीडिया के द्वारा ट्रायल चलाया जाना चाहिए या ऑनरेबल कोर्ट में ही ट्रायल चलाया जाना चाहिए। अब इसकी दो परिस्थितियाँ, डिफरेंट परिस्थितियाँ हैं। एक तो ये है कि हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियाँ जो इन्वेस्टिगेशन करती हैं, और दूसरा बात यह है कि हमारा ऑनरेबल कोर्ट जो ट्रायल चलाता है। तो जो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज है, क्या उस पर हम उसको ट्रायल कहें कि वो ट्रायल है, मीडिया ट्रायल है, या फिर जब ऑनरेबल कोर्ट में ट्रायल चल रहा हो और उसका पैरेलल मीडिया में ट्रायल चल रहा हो तो उसको हम मीडिया ट्रायल कहेंगे। ये डिफरेंट विषय हैं। उसके लिए अपने को समझना पड़ेगा कि ये जो इन्वेस्टिगेशन से लेकर और जजमेंट तक का प्रोसेस है वो चलता कैसे। पहला प्रोसेस ये है कि हम सबसे पहले कोई क्राइम होने के बाद एक एफआईआर दर्ज करवाते हैं या इन्वेस्टिगेशन उस पर शुरू होता है। वो एफआईआर का तरीका कोई भी हो, डायरेक्ट एफआईआर हुई हो, कोर्ट के द्वारा एफआईआर हुई हो, या सू मोटो कॉग्निजेंस लेकर एफआईआर के डायरेक्शन दिए गए हों, या हाई कोर्ट के द्वारा डायरेक्शन देकर वो दिए गए हों, या किसी एसआईटी के द्वारा, या कोई भी एजेंसी या कोई पार्टी उसने कुल मिलाकर एक एफआईआर दर्ज करवाई। इस एफआईआर दर्ज करने के बाद एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी उस पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करेगी। वो कोई भी हो, पुलिस हो सकती है, सीबीआई हो सकती है। यहाँ पर पुलिस का जो 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 डेफिनेशन है उसका मतलब आईओ से है, मतलब इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर से है, वो किसी एजेंसी का हो। इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर का काम है कि वो ऑन स्पॉट जाए, वहाँ पर जाकर लोगों से बात करे, बात करने के बाद वहाँ एविडेंसेस कलेक्ट करे, अगर ज़रूरत है तो व्यक्ति को गिरफ्तार करे, गिरफ्तार करके उसको कोर्ट के सामने 24 घंटे के अंदर प्रेजेंट करवाए। और जो टाइम है इन्वेस्टिगेशन का 167 सीआरपीसी में, वो 60 दिन का, 90 दिन का है। माइनर केस में 60 दिन का, मेजर केस में 90 दिन का है। माइनर केस हम उसको कहते हैं जिसमें 10 साल से कम की सज़ा होती है, और मेजर केस हम उसको कहते हैं जिसमें 10 साल से ऊपर की सज़ा होती है। 10 साल से नीचे की सज़ा वाले केस में आपको 60 दिन के अंदर, फ्रॉम द डे ऑफ अरेस्ट, नॉट फ्रॉम द डे ऑफ एफआईआर, फ्रॉम द डे ऑफ अरेस्ट आपको 60 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी होती है, या फिर मेजर केसेस में 90 दिन के अंदर फ्रॉम द डे ऑफ अरेस्ट आपको कंप्लीट करनी होती है इन्वेस्टिगेशन। खैर, इन्वेस्टिगेशन का जो पार्ट है वो ये है कि हम जाएंगे और जाने के पश्चात जो जो उसकी एविडेंसेस हैं ऑन स्पॉट, या जो उसके विटनेसेस हैं, या जो उसका नक्शा नज़री है, या जो उसका मैप फोटोग्राफ्स हैं, वो हम सब कुछ कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद, आई विटनेसेस के स्टेटमेंट लेने के बाद, हम उस पर एक ओपिनियन बनाते हैं। मतलब जो एजेंसी है वो उस पर एक ओपिनियन बनाती है। ओपिनियन को चार्जशीट के रूप में कोर्ट में लगाया जाता है। उस चार्जशीट पर कोर्ट को लगता है कि इस पर कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता या इस पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता क्योंकि मटेरियल पूरा नहीं है, तो कोर्ट उस पर डायरेक्शन देता है कि आप जाएं, ये चीज़ें और ढूंढ कर लाएं, इसमें ये कमी है। अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं, इन्वेस्टिगेशन ही सही दिशा में नहीं हुआ है, तो उस पर री इन्वेस्टिगेशन वो लिख देता है, और री इन्वेस्टिगेशन वो 156(3) में फिर से जाता है। री इन्वेस्टिगेशन जब लिखेगा तो नए सिरे से फिर से उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू होना है। और अगर इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट को लगता है कि मुकदमा चलाया जा सकता है, ये एविडेंस सफिशिएंट है, तो फिर वो उस पर कॉग्निजेंस लेने के पश्चात उस मामले को ट्रायल कोर्ट में भेजता है। अभी जो कॉग्निजेंस लिया गया वो ट्रायल कोर्ट नहीं है, वो कॉग्निजेंस टेकिंग कोर्ट है। ये संभव है कि वो कोर्ट ही जिसने कॉग्निजेंस लिया है वही ट्रायल कोर्ट भी हो, ये भी संभव है। मेजर केसेस हैं तो वो मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा या सेशन कोर्ट में जाएगा। ये क्रिमिनल ट्रायल का मामला है। अब सवाल इसमें यह आता है कि हमारे पास मीडिया भी है। पुलिस जिस समय इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में वो साक्षियों को ढूंढती है, विटनेसेस को ढूंढती है, स्पॉट को ढूंढती है, और उसके बाद वो उसको अपनी डायरी में, पुलिस अपनी डायरी में लिखती है। डायरी में लिखने के बाद उसके आधार पर वो केस डायरी बनाती है, केस डायरी के आधार पर चार्जशीट बनाती है। ये प्रोसीजर है। अब अगर हमारी एग्जीक्यूटिव मशीनरी यानी कि पुलिस वहां पर बायस हो जाए,
तो कौन मदद कर सकता है? तो हमारे मीडिया पर्सन्स रहते हैं जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं। मैं कह रहा हूं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की एक बड़ी खास बात होनी चाहिए, जो मीडिया ट्रायल पर 1956 में एक बड़ा जजमेंट आया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसने कहा था कि उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी ट्रीट किया गया था मीडिया के खिलाफ। क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर ने पहले से कंक्लूड करके वो छाप दिया था। केस का नाम था साइबल कुमार वर्सेस बीके सेन। साइबल कुमार, उसके बाद डिफरेंट केसेस आते रहे जहां पर न्यूज़पेपर्स ने फाइनल दिखाया कि नहीं साहब ऐसा होना चाहिए। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जिसको हम कहते हैं, जर्नलिज्म जिसको हम कहते हैं, वो न्यूज होती है, वो व्यूज नहीं होते। न्यूज और व्यूज में फर्क होता है। न्यूज, व्यूज एंड ओपिनियन, इसमें फर्क होता है। मीडिया का जो काम है वो न्यूज देना है। वो जाए ऑन स्पॉट पर, जो उसको दिखाई दे रहा है उसको वो अपने चैनल पर दिखाए, जो लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं उनसे पूछे, अपने प्रश्न पूछे, उन प्रश्नों के को लाइव दिखाए, उनके आंसर लाइव दिखाए। लेकिन इन प्रश्नों के उत्तरों के आधार पर मीडिया को ओपिनियन देने का राइट नहीं होता है, उस पर व्यूज देने का राइट नहीं होता है। अगर उस पर ओपिनियन और व्यूज देने का राइट मीडिया को दे दिया जाएगा और वो ओपिनियन पूरे देश के जो उसके व्यूअर्स हैं उनका बदल देगा, तो एक अजीब सा प्रेशर बदल जाता है। और वो ट्रायल जिस समय कोर्ट में चलेगा और जो चार्जशीट दाखिल हुई वो ट्रायल कोर्ट में डिफरेंट वे में निकल जाएगा। कोर्ट के ऊपर भी प्रेशर आ जाएगा क्योंकि जनता कुछ दूसरे तरह से कर रही, और मामला लीगल है। लीगल मामले में एक नॉन लीगल व्यक्ति ने, एक नॉन लीगल जर्नलिस्ट ने अपना कमेंट दे दिया और अपनी एक ओपिनियन बना दी। ओपिनियन के आधार पर उसने कहा ये है, ये इसको सजा मिलनी चाहिए, ये जेल जाएगा, इसको ऐसा होगा, इसको 10 साल की सजा होगी, इसको 5 साल की सजा होगी। ये काम अगर मीडिया कर लेगी तो मुझे बता दीजिए कि फिर कोर्ट क्या करेगा। आपने कोर्ट का जो इंस्टीट्यूशन है वो किस लिए बनाकर रखा है? इसलिए मुंबई हाई कोर्ट ने मामले को सुनते समय, मीडिया ट्रायल के मामले को सुनते समय, मुंबई हाई कोर्ट ने ये कमेंट किया कि अगर आप ही इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आप ही कॉग्निजेंस लेंगे, आप ही ट्रायल चलाएंगे और आप ही सजा देंगे तो हमारे लिए क्या काम है, हमको क्यों बैठाया गया? अब फिर मीडिया का जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है उसका काम क्या है? मीडिया के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का काम यह है कि अगर उनको कुछ डिफरेंट साक्ष्य मिलते हैं तो वो पुलिस की मदद करे, पुलिस को उन साक्ष्यों को हैंडओवर करे। जैसे मैं आपको बताता हूं कि जिस समय कन्हैया कुमार वाला मैटर हुआ उस समय जी न्यूज ने उसको लाइव रिकॉर्ड किया था। तो अब जी न्यूज की जिम्मेवारी बनती है कि वो अपना रिकॉर्डर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में भेजे और पुलिस को सौंप दे और कहे मैंने ये रिकॉर्ड किया है, अब आपको क्या करना है आप करिए। पुलिस उसको फॉरेंसिक भेज देगी कि कहीं उस पर कोई कस्टमाइजेशन तो नहीं हुआ है, कहीं उसमें कोई डॉक्टरी तो नहीं की गई है। पुलिस अब कानूनी तरीके से उसको चलेगी, जो भी रिपोर्ट आएगी वो कोर्ट के सामने रख देगी और कोर्ट उन रिपोर्टों के आधार पर अपना ओपिनियन बनाएगा। ओपिनियन बनाने का काम, व्यूज बनाने का काम माननीय न्यायालय का है क्योंकि उसका एक लीगल माइंड है। वो कानून की एक विस्तृत दायरे को देखता है, उसके बाद उसके अप एंड डाउन्स देखता है, उन अप एंड डाउन्स के आधार पर अपनी रीजनिंग लिखता है, वो कारण लिखता है। ऐसा नहीं है कि जजमेंट लिखते समय वो कारण नहीं लिखता। आज भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है जिस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फर्स्ट अपीलिंग कोर्ट जिसमें अपील दाखिल की गई वो एवं नहीं कह सकता कि अपील डिसमिस्ड या अपील स्वीकार, उसको अपनी ओन रीजनिंग लिखनी पड़ेगी। और ये जो रीजनिंग है जिसको रेशियो डिसाइडेंडी कहते हैं, रेशियो डिसाइडेंडी का मतलब होता है कि रीजंस ऑफ द जजमेंट। तो जिस समय भी हम फाइनल करेंगे उसमें पूरे रीजंस लिखे जाएंगे कि क्या हमारे पास आया, क्या हमारे पास नहीं आया, उसके आधार पर जजमेंट होगा। अब ये जो जजमेंट आ गया, इस जजमेंट में आपने, मीडिया ने रीजनिंग पढ़ी, उसके पास कुछ एविडेंसेस हैं तो अपीलिंग कोर्ट को जाकर जमा कर दे और अपीलिंग कोर्ट से कहे कि हमारे पास ये है। अब उसका लीगल माइंड उसमें कोर्ट अपनाएगा और लीगल माइंड अपनाते हुए उसको अप्रिशिएट करना है कि नहीं करना है, कितना अप्रिशिएट करना है, कितनी उसमें जाना है, ये सब कुछ कोर्ट करेगा।
देखिए, मैं बार बार कहता आया हूं कि एक लीगल माइंड में CAA के प्रोटेस्ट के दौरान भी आपने हमारे बहुत सारे न्यूज चैनलों पर रिप्लाई सुने होंगे जिसमें पूछा गया कि भाई ये कानून, ये ग्राउंड है, वो ग्राउंड है। अतुल अंजान, हाँ, जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, अतुल अंजान तो सीट छोड़कर DD न्यूज़ से चले गए थे। जब मैंने उनसे ये कहा कि भैया आप मुझे बता दीजिए, आप नॉन लीगल व्यक्ति हैं, लीगल कमेंट कैसे करें, CAA में गलत है सही है ये कौन बताएगा? ये जनता तो नहीं बताएगी रोड पर खड़े होकर। जिसको कानून की ABCD नहीं मालूम वो बताएगी अधिकार क्या है, फंडामेंटल राइट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। अरे इस पर लीगल लोगों का काम है, उनको करने दीजिए। ऑनरेबल कोर्ट में मुकदमा गया है, आप वहां पर जाकर पूरे आर्गुमेंट करिए, आपकी बात पूरी सुनी जाएगी। लेकिन ये रोडें जाम करके आपका काम नहीं चलेगा। अब जिसको कानून की ABCD नहीं मालूम वो भी उस पर कहना शुरू कर देता है। मैं ये कह रहा हूं यहां पर कि इस तरह का ट्रायल जिसके आधार पर देश के बहुत बड़ी संख्या का माइंड बदल जाता है। हाथरस केस हमारा इलस्ट्रेशन है, जिसमें ना रेप हुआ, बाद में मालूम पड़ा कि मामला ही पूरा फर्जी था। हमारे सामने कठुआ कांड जम्मू का इलस्ट्रेशन है कि बता दिया गया कि मंदिर में हिंदू ने एक मुसलमान का रेप किया, जबकि वो लोग तो उस समय मेरठ में थे। उस केस में जब जिस समय पुलिस का इन्वेस्टिगेशन हुआ, उस इन्वेस्टिगेशन में जी न्यूज ने या कुछ चैनलों ने जाकर जिन व्यक्ति के नाम दिए गए थे वहां जाकर ऑन स्पॉट एक रिकॉर्डिंग करी, पता किया। ये सब कुछ पुलिस को दे देना चाहिए, देश को भी बताना चाहिए कि ये चल रहा है, FIR में ऐसा लिखा गया। लेकिन केबल न्यूज देने का अधिकार हमको है और न्यूज ही हमको देना चाहिए, उसमें अपने व्यूज नहीं देने चाहिए। अगर व्यूज देने भी हैं तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म उसको कहते हैं कि आप लीगल फ्रेटर्निटी को बुला लीजिए अपने चैनल पर। मैं जाता हूं बहुत सारे चैनलों पर, बीइंग ए लीगल एक्सपर्ट जाता हूं, बीइंग ए कॉन्स्टिट्यूशन का जानकार जाता हूं। मेरे से वो लोग प्रश्न करते हैं, मैं लीगल व्यक्ति हूं, 2-4 और वकीलों को बुलाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के राइटर्स को बुलाते हैं, कुछ प्रोफेसर्स को बुलाते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं। हाँ, वो ऐसे प्रश्न भी नहीं करते जैसे NDTV वो मुस्तफा को बुला लेते हैं और वो उन्होंने एक नई इंटरप्रिटेशन करना होता। अगर बुलाना है तो 4 एडवोकेट्स को बुलाइए, वो 4 एडवोकेट्स को, 4 प्रोफेसर्स को बुलाइए, उनका डिस्कशन करवाइए डिफरेंट व्यूज के। उसके आधार पर आप अपनी फाइनल वर्डिक्ट मत दे दीजिए, आप उनके व्यूज जो उन्होंने दिए हैं उसको टेलीकास्ट कर दीजिए। समझ में आता है? आप एक्स जजेस को बुलाइए, उनसे पूछिए कि अगर ऐसा हो तो कैसा होगा, ये एविडेंस सही है तो कैसा होगा, तो वो बताएंगे कि इस एविडेंस पर हम कितना विश्वास कर सकते हैं, इन एविडेंसेस का कितना भरोसा है, इन एविडेंसेस पर ओपिनियन कैसे बनेगी, उस ओपिनियन का कितना महत्व है और कोर्ट डिसाइड करते समय क्या क्या सोचता है, कानूनी प्रक्रिया क्या है, कानून के अंदर के सिस्टम क्या है। ये सब कुछ एक बड़ा प्रोसेस है, एक बड़ा ब्रॉड व्यू है, वर्जन है। और हम क्या करते हैं कि हम जर्नलिस्ट बन गए तो हमको लगता है कि हमको सब कुछ करने का राइट है, हमें किसी को भी गाली देने का राइट है, किसी से भी कुछ भी कहने का राइट है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब इस समय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में ये मीडिया ट्रायल को लेकर बात चल रही है। ऑनरेबल अटॉर्नी जनरल ने भी ये कहा है कि मीडिया ट्रायल ठीक नहीं है। कल गृह मंत्री ने कहा है कि मीडिया ट्रायल ठीक नहीं है, हाँ आप न्यूज़ दिखाइए लेकिन मीडिया ट्रायल मत करिए, उसके आधार पर कंक्लूजन मत निकालिए। और मैं कह रहा हूँ 1956 में ये VK सिंह वाला केस आया था और VK सिंह का केस आया था, और वहाँ से लेकर आज तक मैं नहीं समझता कि साल में 1-2 जजमेंट नहीं आते होंगे जिसमें ये कहा गया है कि आप अपना ओपिनियन मत दीजिए, आप केवल न्यूज़ कहिए, आप कहिए उन्होंने ये कहा। समझ में आता है, मैंने ये पूछा तो उसका ये जवाब आया, समझ में आता है। देश को पता होना चाहिए कहां क्या चल रहा है। अगर पुलिस गलत कर रही है, कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी गलत कर रही है, वो गलत डेटा दे रही है, तो आपकी जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है जिसके आधार पर आपने वहां ओपिनियन लोगों से प्रश्न किए थे, वहां जो स्टेक होल्डर्स से उनके आपने व्यूज लिए थे या उस ऑन स्पॉट पर जाकर आपने रिकॉर्डिंग की थी, आपने टेलीकास्ट किया था, ये सब कुछ स्वीकार्य होता है। लेकिन आप उसके आधार पर यह मत कह दीजिए कि नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, इसको इतना जेल जानी चाहिए और इसको ऐसे नहीं जानी चाहिए। मुझे लगता है कि पूरी मीडिया को जो टेलीविज़न कंडक्ट है या जो मॉनिटरिंग के लॉज हैं या जो प्रोग्राम कोड हैं, उनको
जर्नलिज्म का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। किसी को भी जर्नलिस्ट तब तक घोषित नहीं किया जाना चाहिए जब तक उसको प्रोग्राम कोड ना मालूम हो, जब तक उसको केबल टीवी नेटवर्क एक्ट का कानून ना मालूम हो, जब तक उसको कानून के बेसिक प्रिंसिपल्स आर्टिकल 19(1)(a) विथ आर्टिकल 19(2) ना मालूम हो कि हमको क्या दिखाना चाहिए, क्या नहीं दिखाना चाहिए। जब तक वो कानूनी बैकग्राउंड से ना हो तब तक कानूनी बात उसको नहीं करनी चाहिए। ये मेरा अपना व्यक्तिगत व्यू है। इससे जस्टिस सिस्टम पर फर्क पड़ता है, और जस्टिस सिस्टम पर जब फर्क पड़ता है तो मैं कहता हूं कि फिर बहुत बार कोर्ट बहक भी सकती है, कोर्ट में रॉन्ग डायरेक्शन आ सकता है, एविडेंस में टेम्परिंग हो सकती है, या एविडेंसेस के आधार पर जजमेंट जो आते हैं वो एविडेंसेस ट्रू फॉर्म में ना पहुंचे कोर्ट में। ये सब कुछ संभव है। केवल इन्वेस्टिगेटिव पार्ट मीडिया कर सकती है, जो एक एजेंसी का काम है। जजमेंट का काम, ट्रायल का काम ऑनरेबल कोर्ट का है, तो ट्रायल आप मत चलाइए। आपको ट्रायल चलाने का अधिकार नहीं है, आपको एविडेंसेस दिखाने का अधिकार है कि ये एविडेंसेस हैं, और उन एविडेंसेस को ऐसे दिखाना चाहिए कि वो एविडेंसेस कोर्ट में भी जाएं, तो कोर्ट में उन एविडेंसेस से अप्रिशिएट करते हुए कोर्ट जजमेंट करने में सक्षम हो। अगर आपके द्वारा दिखाया गया मटेरियल कोर्ट में नहीं चल सकता तो आपको दिखाना भी नहीं चाहिए। उसके लिए एक कानूनी टीम बनानी चाहिए। उन टीमों से डिस्कशन करने के बाद क्या दिखाना, कैसे दिखाना, इन बातों पर बात होनी चाहिए। ये कोई एक चैनल की बात नहीं है, कोई एक न्यूज़पेपर की बात नहीं है, ये किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात नहीं है, ये किसी यूट्यूबर की बात नहीं है। ये बात मैं कह रहा हूं, आपने बहुत सारे मेरे वीडियोस देखे होंगे जिन पर मैंने चर्चा की। मैं हमेशा कहता हूं कि जब कोर्ट में मामला है तो मुझे बोलने का अधिकार नहीं है। अगर मुझे बोलने का अधिकार है तो मैं माननीय न्यायालय के सामने जाऊंगा और वहां पर जाकर करूंगा। और अगर मैं कुछ बताता हूं तो उसके कानूनी पहलू बताता हूं, उसके अप एंड डाउन्स बताता हूं कि पहले क्या हो चुका है, कैसे हुआ, जजमेंट क्या कहता है, एक्ट क्या कहता है और कानून क्या कहता है। इतनी बात कह के मैं छोड़ देता हूं। मैं उसके बाद कहता हूं कि माननीय न्यायालय में केस है, माननीय न्यायालय इस पर करेगा। तो जनता को जो पता होना चाहिए वो मैं बताता हूं, लेकिन मैं उसका जजमेंट नहीं करता या उसकी फाइनल वर्डिक्ट देने का अधिकार मुझे नहीं, वो माननीय न्यायालय को, न्यायालय का काम न्यायालय को ही करना चाहिए। इसलिए ये जो मीडिया ट्रायल है इस पर अंकुश लगाना मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा आवश्यक है। वो केवल न्यूज दिखाएं, वो केवल इन्वेस्टिगेशन दिखाएं, लेकिन वो उस पर ट्रायल ना चलाएं। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।